हिडमा का नाम आपने सुना होगा, सुनाया नहीं, बड़ा चर्चा में आया हिडमा का नाम। जैसे ही हिडमा मारा गया, मैं उसको मारा गया नहीं कह सकता, शहीद हुआ कहता हूं। अगर सरकार मेरे ऊपर केस करे तो भी चलेगा। नक्सलवादी करके उनको मारा। जब तक हिडमा वहां पर था तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस जंगल में घुसने की और पेड़ पौधे काटने की और वहां के गांवों को खदेड़ने की। जिस दिन हिडमा मारा उसके दूसरे ही दिन वहां का जंगल उजाड़ दिए, गांव वहां के पूरे गांव को पूरा उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। संविधान में लिखा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, लिखा, ड्राफ्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा। साथियों, 5वीं अनुसूची अगर इस देश में लागू होती तो 5वीं अनुसूची कहती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हवा हवा की बात नहीं बता रहा हूं, ये कितनी बड़ी बात हो गई। 5वीं अनुसूची में लिखा है मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। तो किसको होगा? राज्यपाल और राष्ट्रपति। साथियों, जो बात आपको बताई जा रही है इतनी गंभीर बात है। कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधानसभा और लोकसभा को है। अनुसूची 5 अगर इस देश में अमल में होती, इस झारखंड में अमल में होती, तो विधानसभा और लोकसभा ने जो कानून बनाया वो कानून अगर आदिवासियों के हित में नहीं है तो वो कानून भी लागू नहीं होंगे। इतने पावर हम लोगों को दिए हैं। क्या इस पावर की जानकारी हम लोगों को है? नहीं है। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है कि प्रशासन कैसे होता। जो जिला परिषद होता है, कलेक्ट्री ऑफिस होती है, कलेक्टर जिले का एक होता लेकिन सीओ 2 होते। कलेक्टर एक होता, सीओ 2 होते। एक सिर्फ आदिवासी का होता और दूसरा सीओ एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके लिए होता, मतलब जनरल के लिए। एक सिर्फ आदिवासी के लिए और दूसरा जनरल के लिए, मतलब जिला परिषद में 2 टेबल होते। इतने मौलिक अधिकार दिए 5वीं अनुसूची में। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है, इस बात को साथियों हम लोगों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और सरकार ने ऐसे कानून बनाए आदिवासियों को खत्म करने के लिए, जल जंगल जमीन छीनने के लिए ऐसे कानून बनाए कि 2005 में उन्होंने सेज लाया और सेज के माध्यम से उन्होंने आदिवासियों की जमीन हड़पी। 2006 में वन अधिनियम का कानून उन्होंने लाया। जल जंगल जमीन के मालक हम लोग हैं, मतलब जंगल के मालक हम लोग हैं, लेकिन आदिवासी उस जंगल में नहीं जा सकता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक देता है। किस वजह से जानते हो? ये कानून की वजह से, जिसका नाम है वन अधिनियम 2006। ये बनाया ताकि आदिवासियों का जंगल के ऊपर का अधिकार खत्म किया जाए। फिर 2014 में उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कानून लाया। भूमि अधिग्रहण मतलब आपको पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अधिग्रहण करेंगे। कैसे? आपने समृद्धि एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, आपने यमुना एक्सप्रेस का नाम सुना होगा। अगर यहां से मान लीजिए बड़ा हाईवे सरकार को निकालना है तो आपकी जमीन ये जाएगी, सरकार आपको पूछेगी नहीं, सीधी ले लेगी। और वो लेने के लिए कानून बनाया। साथियों, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि 5वीं अनुसूची में इतने मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए हैं, राजा बनने के अधिकार दिए हैं,
तो सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर आदिवासियों का खुद का राज्य निर्माण होगा, आदिवासी खुद के अलग विभाग निर्माण करेंगे, जैसे केंद्र सरकार की एक सरकार है उसी प्रकार से आदिवासियों की एक सेपरेट सरकार होगी, तो राज निर्माण करने के लिए, राजतंत्र के लिए पैसे लगते हैं। फिर सवाल खड़ा हुआ ये पैसा कहां से आएगा? अगर इतना बड़ा राजपाट अगर निर्माण करना है तो पैसा आएगा कहां से? तो पैसा आएगा कहां से? इसके लिए साथियों उन्होंने आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची बनाई और उसमें पहला ही अधिकार लिखा कि जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा, पैसा यहां से आएगा। अब कैसे आएगा? जल जंगल जमीन से पैसा कैसे आएगा? आप भी सोच रहे होंगे ये क्या पागल आदमी है क्या, महाराष्ट्र से आया और यहां पर बोल रहा है कि जल जंगल जमीन से पैसा आएगा। साथियों पैसा कैसे आएगा? तो आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे 89 प्रकार के धातु हैं। 89, सोने, चांदी, हीरे, जवार, मोती, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, प्रोटेनियम, यूरेनियम। ये जो विमान उड़ता है ना, एरोप्लेन, वो डीजल पेट्रोल से नहीं उड़ता है, यूरेनियम से उड़ता है, और वो यूरेनियम हमारे जमीन से जाता है। इस देश में 10 राज्य में अनुसूची 5 लागू है। 10 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ये 10 राज्य में अनुसूची 5 लागू है, जिसको शेड्यूल एरिया हम लोग कहते हैं। 89 प्रकार के धातु हैं। और जानते हैं आप उनकी कीमत कितनी है? जानते हैं? सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उसकी कीमत वर्तमान में 90,000 लाख करोड़ है। पढ़े लिखे लोग हैं क्या कुछ यहां पर? है? ये मतलब मेरा भाषण खत्म होने के बाद 90,000 लाख करोड़ में जीरो कितने लगते हैं मुझे लिखकर बताओ। इतने का मालक आदिवासी। मतलब जो 89 प्रकार के जो धातु हैं वो 90,000 लाख करोड़ के हैं। वो धातु किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री भी नहीं निकाल सकता। अगर वो धातु अगर निकालना है तो जनजाति सलाहकार परिषद और गांव में जो बनाई गई आदिवासी पंचायत उसकी परमिशन लेनी होगी। अगर इन्होंने परमिशन दी तो सरकार धातु निकाल सकती है, लेकिन सरकार को आदिवासियों को रॉयल्टी देनी होगी। रॉयल्टी। और वो रॉयल्टी कितनी की होती है जानते? अरबों खरबों की रॉयल्टी होगी। सिर्फ हम लोगों को रॉयल्टी भी अगर मिलेगी, हम लोगों को रॉयल्टी भी अगर मिलेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस देश का पूंजीपति टाटा बिरला, मोहब्बतलाल, अंबानी, अडानी नहीं रहेगा। अगर रॉयल्टी भी हमको मिलेगी तो इस देश का पूंजीपति आदिवासी बनेगा। इतनी मौलिक अधिकार हम लोगों को संविधान ने व्यवस्था करके दी है। यह अधिकार है कि हमारे क्षेत्र में, आगे लिखा हुआ है, हमारे क्षेत्र में कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। मोबाइल हो गया, पानी बॉटल हो गया, न जाने गाड़ी आती है, 4 व्हीलर आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। अगर इनको बेचना है तो आदिवासी पंचायत और जिला जनजाति सलाहकार परिषद से परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन दी तो इनको रॉयल्टी देनी होगी। और जानते हो वो रॉयल्टी कहां पर जमा होगी? भारत के किसी बैंक में रॉयल्टी जमा नहीं होगी, तो आदिवासी की एक सेपरेट बैंक होगी। उस सेपरेट बैंक का नाम सुनते हो आप? डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, मतलब जिला स्वायत्त समिति नाम की सेपरेट बैंक हर जिला में होगी। और उस बैंक में पैसा जमा होगा और उस पैसों के आधार पर फिर आदिवासी अपना राज खुद निर्माण करेगा। जैसे सरकार के बैंक है वैसे हमारी खुद की बैंक होती और हमारा खुद का पैसा वहां पर उपलब्ध होता,
तो हम लोग अपना राज उपस्थित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। और इस देश में आप जानते हैं कि हमारे 47 सांसद है, 47 सांसद है और 487 विधायक है आदिवासियों के पूरे देश भर में, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई रॉयल्टी की। लेकिन जब हेमंत सोरेन जी ने रॉयल्टी की बात कही तो उनके पीछे ही लग गए। रॉयल्टी अगर हमको मिलती तो रॉयल्टी से भी हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। साथियों, इतने मौलिक अधिकार संविधान में दिए और ये 5वीं अनुसूची अमल में लाने के लिए साथियों पेशा एक्ट बनाया गया 1996 में। और पेशा एक्ट में हम लोगों को मौलिक पावर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पावर दिए। इंपॉर्टेंट पावर क्या है? बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या था? क्रांतिवीर जननायक बिरसा मुंडा का आंदोलन, अबुआ देशम अबुआ राज। और ये झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है। पेशा में मकान, जीविका और पहचान, उसके बाद में पारंपरिक व्यवस्था, रूढ़िजन्य प्रथाएं मतलब कस्टमरी लॉ हमारे, उसके बाद में सामाजिक और धार्मिक, कोर्ट कचहरी का मतलब अगर आदिवासी में अगर झगड़ा होता है तो वो झगड़ा कहीं नहीं जाएगा, तो वो आदिवासी पंचायत उसको सुलझाएगी। वो झगड़ा कहीं नहीं जाएगा, ना पुलिस स्टेशन जाएगा, ना सिविल कोर्ट जाएगा, ना हाई कोर्ट जाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो पावर दिया है आदिवासी पंचायत को, ग्राम सभा को। 5वीं अनुसूची में आदिवासी पंचायत थी, पेशा एक्ट में ग्राम सभा बनाई गई। साथियों, ग्राम सभा में पावर दिया गया है। मैं यहां पर सिर्फ इसलिए आया हूं, ये धार्मिक स्टेज है। जिन लोगों ने मुझे सुना हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या यूट्यूब पर, वो मुझे जानते हैं मैं किस तरीके से बात करता हूं। मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि धार्मिक कार्य के साथ में सामाजिक कार्य भी होना चाहिए। धर्म हमारे लिए एक अपनी पहचान है, एक स्वतंत्रता है, एक अनुशासन है। इसके अलावा धर्म ज्यादा कुछ नहीं है। हम जीवित रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा। धर्म पहले नहीं है। आदिवासी जीवित रहेगा तो धर्म जीवित रहेगा। आदिवासी के 82 धर्म है, 82। सरना धर्म एक ही नहीं है। आप एक धर्म कोड का कॉलम की मांग कर रहे हैं, 82 धर्म है। पिछले बार हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है, पिछले बार का रिकॉर्ड है, 82 धर्म आदिवासियों ने लिखे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि धार्मिक अलायंस होना जरूरी है। जो 82 धर्म आदिवासियों में है, वो 82 धर्म इकट्ठा आना जरूरी है। सामाजिक अलायंस होना जरूरी है। आदिवासियों में जो 35,000 संगठन बनाए गए हैं, उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। और इस देश में आदिवासियों का देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन बनना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, आप लोगों से मेरा आखिरी निवेदन यही है कि हम सब लोगों को अगर देश में बचना है, सब लोग, देश की बात मैं कर रहा हूं, अगर हम लोगों को बचना है तो ये कार्यक्रम होने के बाद हर गांव में हम लोगों को ग्राम सभा का गठन करना होगा। हमारे पास अभी सरकार ने और किसी व्यक्ति ने हमारे पास में कोई मार्ग बचा हुआ रखा नहीं है। अभी एक ही मार्ग बचा हुआ है हमारे पास। अगर हमारे अधिकार अगर जीवित रखने हैं
तो हम लोगों को साथियों ग्राम सभा का गांव-गांव में गठन करना होगा, और ग्राम सभा का जैसे ही गठन होगा हमारे अधिकार फिर से जीवित हो जाएंगे। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए आप लोगों का सबका आभार, धन्यवाद। जय जोहार, सेवा जोहार, जय भारत। धन्यवाद।